वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4,400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की देंगे सौगात। 19,000 मुस्तफिदीन को हाउसिंग स्कीम के मकानात की सौंपेंगे चाबी। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के प्रोजेक्टों का लेंगे जायजा। गुजरात 4,400 करोड़ प्रोजेक्टों का होगा आगाज। शदीद तूफान में तब्दील होने के लिए तैयार है मोखा। बांग्लादेश म्यांमार के साहिल की तरफ गामसन है तूफान। अंडमान निकोबार जजाइर में आज शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशन गोई। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दी केरल स्टोरी पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पहली समाअत। फिल्मसाज ने पाबंदी के फैसले को किया है चैलेंज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेश के दौरे पर वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात। बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इलाकाई ताउन के इम्कानात पर होगी बातचीत। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को करार दिया गैर कानूनी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे पेश। सिक्योरिटी के लिए अदालत की निगरानी में रहने का दिया। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जहां वो 4,400 करोड़ के तरक्याती मंसूबे तोहफे में देंगे। वज़ीर आज़म मोदी गुजरात में 19,000 मुस्तफिदीन को हाउसिंग स्कीम के घरों की चाबियां देंगे। वज़ीर आज़म गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां वो गिफ्ट सिटी में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने आबाई रियासत गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वो न सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, बल्कि संगे बुनियाद भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 19,000 मुस्तफिदीन को मकानात भी सौंपेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन के इजलास में भी शिरकत करेंगे। गांधीनगर में प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म 2,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इनमें शहरी तरक्यात का महकमा, पानी की फराहमी का महकमा, सड़क और आमदोरफ्त का महकमा और कानकनी और मादनियात के महकमे के मंसूबे शामिल हैं। जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा उनमें बनासकांठा जिले के देही इलाकों में पीने के पानी की फराहमी की स्कीमें, अहमदाबाद में नदी पर ओवरब्रिज, नर्मदा GIDC में वेस्ट वाटर इकट्ठा करने का नेटवर्क, महसाना और अहमदाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दाहेगाम में ऑडिटोरियम वगैरह शामिल हैं। जिन प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाना है उनमें जूनागढ़ जिले में बल्क पाइपलाइन प्रोजेक्ट, गांधीनगर जिले में वाटर सप्लाई स्कीमों की वसअत, फ्लाईओवर ब्रिज, नए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, मुख्तलिफ शहरी सड़कों की तामीर वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म PMAY देही और शहरी मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके साथ ही इस मंसूबे के तहत तैयार किए गए तकरीबन 19,000 मकानात के गृह प्रवेश प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो प्रोग्राम के दौरान स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को मकानात की चाबियां भी सौंपेंगे। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत तकरीबन 1,950 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल 42,441 आवास को गृह प्रवेश, लोकार्पण और खातमुहूर्त माननीय प्रधानमंत्री के वरद हस्तों से होगा। साथ में ही 2,452 करोड़ के अन्य प्रकल्प पानी पुरवठा विभाग, R&B विभाग, अहमदाबाद कॉरपोरेशन के मिला के उनके भी लोकार्पण और खातमुहूर्त का कार्यक्रम रखा गया। आवास उत्सव, इस कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी से अपने घर की चाबी लेंगे। PM मोदी उनका गृह प्रवेश कराएंगे, या कहीं ना कहीं जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो हैं, जो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान रहा है, जो अपील रही है, जो उनके वायदे रहे हैं, वो सरजमी पर उतरते हुए नजर आएंगे।
इस प्रोग्राम में शहरी इलाकों से 4000 और देही इलाकों से 3000 मुस्तफिदीन शिरकत करेंगे। इन मुस्तहिकीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें घर की चाबियां मिल रही हैं, जिससे उनके सर पर पक्के मकान का ख्वाब पूरा हो जाएगा। ऐसा सरप्राइज जैसा हमने स्वप्न में भी देखा नहीं है, तो ऐसा अमेजिंग लगेगा हमको। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको अपना घर देने के सपने को वो साकार करने जा रहे हैं। हमको ये प्रधानमंत्री सर का खूब खूब आभार मानना चाहिए। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे जैसी कई सिंगल मदर को ऐसे घर मिले तो उसके सपने पूरे हो गए, तो मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ऑल इंडिया एजुकेशन यूनियन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे, जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का 29वां 2 साला कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है तालीम की तब्दीली में असातिज़ा का मरकजी किरदार। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। माननीय देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हम शिक्षकों को संबोधित करेगा और देश के शिक्षकों का मान और सम्मान बढ़ेगा, फेडरेशन की महत्ता बढ़ेगी। उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वज़ीर-ए-आज़म गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो गिफ्ट सिटी में जारी मुख्तलिफ मंसूबों की सूरत हाल का जायजा लेंगे। गिफ्ट IFSC इदारों के साथ बातचीत भी करेंगे, ताकि मुस्तकबिल के मंसूबों और गिफ्ट सिटी में इदारों के तजुर्बात को समझा जा सके। गांधीनगर से राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुल्क के हाईटेक शहर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होंगे, जहां वो अपने अहम मंसूबे गिफ्ट सिटी के तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। क्या खास रहेगा इस जायजा मीटिंग और इसके ताल्लुक से DD न्यूज ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर के MD तपन रे से खुसूसी बातचीत की है। MD तपन रे ने कहा कि गांधीनगर का गिफ्ट सिटी मुल्क का पहला शहर है जहां तमाम जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब हैं और ये दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गिफ्ट सिटी का जो सपना है, एक अत्याधुनिक शहर को कैसे बसाया जाए, एक हाईटेक सिटी कैसे बनाया जाए, इसकी बानगी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बखूबी देखी जा सकती है। इस पर हम बात करेंगे तपन रे साहब से। तपन रे साहब, सबसे पहले तो यही कि प्रधानमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कितना जो है तैयार हो चुका है और ये लोगों को इससे कितना फायदा होगा? ये प्रोजेक्ट अभी फेज 1 का तो कंप्लीट हो चुका है। इसमें 16 बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ ही समय तक इसके 27 बिल्डिंग और बन जाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि 3-4 साल के अंदर यहाँ 51 बिल्डिंग खड़े हो जाएंगे, अत्याधुनिक जो आप कह रहे हैं ना। इसके साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अत्याधुनिक है, जिसमें अंडरग्राउंड टनल है, फिर वेस्ट कलेक्शन का मॉडर्न सिस्टम है, फिर IT सिस्टम भी अत्याधुनिक है। तो जो जिस भी मामले में आप देखेंगे, ये एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ करने में आया है। और प्रधानमंत्री जी इनका समीक्षा करेंगे कि कितना काम हुआ है और कितना और आगे काम करना है, प्लानिंग कितना है, आगे का प्लानिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि ये PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो ये जो देश में इस तरह के जो अभिनव प्रयोग हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इस तरह के प्रयोग और भी शहरों में किए जा सकते हैं, जिस तरीके से अत्याधुनिक अंदाज में इस शहर को बसाया जा रहा है? ये एक स्मार्ट सिटी है और ये स्मार्ट सिटी के दाखिले में ये सबसे पहले गिना जाता है कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो हो तो गिफ्ट सिटी में ही है। पर गिफ्ट सिटी में एक और खास बात ये है कि यहाँ इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी यहीं पे है। उससे जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज हैं, वो अपना बिजनेस यहाँ से करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे इंडिया का यहाँ बनाने का एक प्लान है। गिफ्ट सिटी बनने के बाद अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ से हुआ है। तो ये सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगर गिफ्ट सिटी नहीं होता तो ये बाहर हमें जाके इसका खर्च करना पड़ता डॉलर में। तो इतना हमें फॉरेन एक्सचेंज का इनकम भी हुआ है, तो इतना हमें फायदा हुआ है इसमें। यह एक अभिनव प्रयोग है, खूबसूरत प्रयास है। अगर
इस प्रयास को दूसरे शहर भी अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान यूरोप और दुनिया भर के मुल्क के अन्य देशों के साथ अपने को compete कर सकेगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ गिफ्ट सिटी गांधीनगर से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और गांधीनगर के हाईटेक और स्मार्ट गिफ्ट सिटी में एक यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। पहले मरहले में इसे 5 से 5.5 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। इसमें और क्या चीजें होंगी, इसके ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने टनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरविंद राजपूत से बात की है। सबसे प्रगतिशील राज्य गुजरात में हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी के तहत गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है जो गांधीनगर शहर में अवस्थित है और इसमें यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। इस यूटिलिटी टनल का निर्माण पहले फेज में तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। आखिर यूटिलिटी टनल है क्या और ये शहर की खूबसूरती में कैसे चार चांद लगाएगा और कैसे पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगा, इस पर बातचीत करने के लिए यूटिलिटी टनल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। राजपूत साहब, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो यूटिलिटी टनल है, ये टनल है क्या? यूटिलिटी टनल एक्चुअली ये जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसमें सभी प्लांट से आने वाले सभी पाइपलाइंस, केबल्स, इन सबको वर्टिकली अरेंज करके रखने का, बिल्डिंग और प्लांट को कनेक्ट करने का एक जरिया बनाया है जो एक डक्ट की तरह है, जिसके अंदर सभी बिल्डिंग और सबका पहले से ही जगह निर्धारित किया हुआ कि किस जगह पे क्या आएगा। और ये एक बार बनने के बाद इसके अंदर सिटी को दूसरी बार इन सब फैसिलिटीज के लिए खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका लगाना, इसको मेंटेन करना और इसको भविष्य में इसके अंदर दूसरी फैसिलिटी ऐड करने में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें, मैं अपने कैमरामैन सेंथिल से ये को पैन करने कहूंगा, तो ये पाइप जो है, कई तरह के पाइप्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, इन पाइप्स में है क्या? इसके अंदर कई तरह की पाइप डाली गई है। जैसे हमारे वहाँ पे पानी, जो भी नर्मदा से पानी आ रहा है, उस पानी को लाना, उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होने के बाद भी बिल्डिंग तक पहुँचाना, उसी ढंग से पूरे सिटी लेवल में फायर का पानी, प्रेशराइज पानी फायर का ले, जो किसी भी कंडीशन में फायर में जरूरत पड़े तो वहां से फायर के टैंकर भर सकें। इसके अलावा चिल्ड वाटर यहाँ पे जो होता है उसके अंदर चिल्ड वाटर सप्लाई और रिटर्न की पाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के केबल्स हैं और पावर के केबल्स के लिए डेडिकेटेड 2 कॉरिडोर ऊपर बनाए हुए हैं जो सेपरेट हैं, जो आरसीसी के डक्ट में, तो जिससे इस कभी भी अगर एक केस में फायर हो गया डक्ट में तो दूसरी केबल डक्ट से उसको पावर मिल सकता है। तो ये पूरी सेफ और रिडंडेंट से हर एक फैसिलिटी को यहाँ बनाने की एक फैसिलिटी है। आखिर प्लान है तो क्या है? ये मास्टर प्लान के हिसाब से अभी हमारे पास 886 एकड़ जगह के अंदर हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसका एरिया अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। पर पुराने मास्टर प्लान जगह के हिसाब से 886 एकड़ में हम 62 मिलियन स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस और रेसिडेंशियल स्पेस डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटीज होंगी, कॉमर्शियल भी होगा, रेसिडेंशियल भी होगा, इंस्टीट्यूशनल। तो ये जो सिटी है वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन की है, तो जिससे लोग यहीं रहेंगे, यहीं पे नए नए बिजनेस डेवलप होंगे और लोग उसके अंदर मूव कर सकें, और सभी तरह की फैसिलिटी इसी सिटीज के अंदर बनाई जा रही है, जिसके कारण बिल्डिंग के बाहर आप कहीं पे भी आप वाइब्रेशन, नॉइस और ये हीट जो आइलैंड पैदा होते थे वो नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज कि इन सब की पूलिंग और ये एफिशिएंसी के कारण 30% के आसपास हम एनर्जी और सब सेविंग कर रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यह हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है और इस तरह का प्रयोग कहीं ना कहीं देश में अन्य शहरों में भी अगर होता है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण में यह प्रोजेक्ट जो है वो बहुत मददगार साबित होगा। और आप देखते होंगे कि घरों में एयर कंडीशन की वजह से कितना पॉल्यूशन और कितनी गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता है, और यह प्लांट कहीं ना कहीं लोगों के घरों को चिल्ड करेगा और पर्यावरण संतुलन में भी बहुत मददगार साबित होगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ गांधीनगर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने दिल्ली दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नवीन पटनायक ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उड़ीसा के मुतालबे पर तबादला ख्याल किया, जिसमें श्री जगन्नाथ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की बात शामिल है।
मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पटनायक ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपोजिशन महाज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में पटनायक ने कहा कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, तीसरे महाज का कोई इम्कान नहीं है। As well as the Congress, is there any खलीज बंगाल के जुनूब मशरिक हिस्से में बना समुद्री तूफान मोखा तेजी से बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा कि समुद्री तूफान के शुमाल की जानिब बढ़कर आज खलीज बंगाल के वस्त में इंतहाई शदीद शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। ये इतवार की दोपहर के आसपास 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से इंतहाई शदीद समुद्री तूफान की शक्ल में जुनूब मशरिक बांग्लादेश और शुमाली म्यांमार के साहिलों को पार कर सकता है। समुद्री तूफान के असर से अंडमान निकोबार जजायर में तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इससे त्रिपुरा और मिजोरम में सनीचर और इतवार को अलग अलग मकामात पर तेज बारिश की उम्मीद है। वहीं साहिली इलाकों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और कराईकल में भी तेज बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट आज मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दी केरल स्टोरी पर पाबंदी के खिलाफ फिल्मसाजों की अर्जी पर समाअत करेगी। इस फैसले को चैलेंज करते हुए फिल्मसाजों ने आइन के आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें कहा गया कि रियासती हुकूमत को ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अवाम के देखने के लिए सर्टिफिकेट दिया हो। अर्जी गुजारों ने मगरबी बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1954 के सेक्शन 6(1) के जवाज को भी इस बुनियाद पर चैलेंज किया कि ये रियासती हुकूमत को अमन व अमान और गैर हिदायती इख्तियारात दे रही है। तमिलनाडु के हवाले से दरख्वास्त गुजारों का इल्जाम है कि रियासती हुक्काम की जानिब से रियासत में फिल्म की रिलीज से मुतालिक गैर रस्मी बातचीत के बाद फिल्म को वापस ले लिया गया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस के 6ठे एडिशन में शिरकत के लिए बांग्लादेश में हैं। इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा दोनों मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही हैं, जिसमें इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल के लिए शराकत दारी है। ढाका में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस, मालदीव समेत दुनिया के कई ममालिक शरीक होंगे। और इससे पहले कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ढाका में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इंतहाई एजाज़ महसूस कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ाती मुबारकबाद का पैगाम दिया और कहा कि हमारे कायदीन की रहनुमाई और विजन भारत बांग्लादेश की दोस्ती को मजबूत करता है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने जापानी सरमायाकारों और सनतकारों को भारत में सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि कारोबार करने में आसानियों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम पाबंदियों में नरमी की जा रही है। सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल में भारत साल 2027 तक कारोबार करने में मुकम्मल आसानी को यकीनी की तरफ बढ़ रहा है। जापान के अपने दौरे में सीतारमण ने भारत में हुकूमत की तरफ से उठाए गए कारोबार से मुतालिक मुवाफ़िक़ इक़दामात पर की बात कही। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया G7 वुज़राए सेहत के इजलास में शिरकत करने वाले हैं और इसके लिए वो जापान के शहर नागासाकी पहुंच चुके हैं। बरतानिया के सेल्सबरी मैदान में भारत के साथ मुश्तरका फौजी मश्क अजय वॉरियर 23 आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मश्क में यूनाइटेड किंगडम से दूसरी रॉयल गोरखा राइफल्स और भारतीय फौज की बिहार रेजिमेंट के फौजियों ने हिस्सा लिया। ये फौजी मश्क भारतीय और बरतानिया फौज के दरमियान दिफाई ताउन में एक अहम सबील है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा।
और आपको बता दें कि राइफल्स और बिहार रेजिमेंट और आगे बढ़ते हैं, जहां मणिपुर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। यहां तक कि फौज और मरकजी नीम फौजी दस्ते हसास इलाकों में अपनी निगरानी जारी रखे हुए हैं। दरियासना इंतजामिया ने मणिपुर के तशद्दुद से मुतासरा अजला में कर्फ्यू में नरमी की है, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं और अपनी जरूरियात की चीजें खरीद रहे हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए गैर कानूनी करार देने के बाद उनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीटीआई कारकुनान मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। ताहम अदालत ने उन्हें रिहाई के बाद अभी तक घर जाने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान पुलिस के गेस्ट हाउस में क़याम करने को कहा गया है। उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। वेनेजुएला और कोलंबिया अपनी मुश्तरका सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफा करेगा। इन सरहद पर मनशियात की स्मगलिंग से मुतालिक मुजरिमों का गिरोह काफी सरगर्म है। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने मुजरिमाना सरगर्मियों से निपटने पर गुफ्तगू की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 दर्ज की गई। ज़लज़ले से किसी तरह के जानोमाल के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। ज़लज़ले की गहराई 1.5 किलोमीटर थी। और अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका पर रूस को कार्गो जहाज के जरिए असला फराहम करने का इल्जाम लगाया है। अमेरिकी सफीर ने कहा है कि ये जहाज गोला बारूद और हथियारों से लदा हुआ गुज़िश्ता साल दिसंबर में केप टाउन में लाया गया था, जिसने रूस को असला फराहम किया। जनूबी अफ्रीका ने अमेरिकी सफीर के तबसरे को मायूस कुन करार दिया है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर बहुत अच्छा रहा है। गुजरात ने इस सीजन में 11 मैच खेले हैं, जिनमें उसने 8 मैच जीते हैं। और आईपीएल के 56वें मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए और जीत के लिए दरकार 150 रन का हदफ राजस्थान रॉयल्स ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से जाएं उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात ने कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए अहम फैसलों की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जहां इनकलाब की सुर्खी है कि दिल्ली और महाराष्ट्र की हुकूमतों पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले आए हैं। जहां दिल्ली में वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकरार का बाब अब बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला को मज़ीद इख्तियारात सौंप दिए हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र से जो खबर आई है, उसमें महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से शिंदे की हुकूमत बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्पीकर के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम एतमाद के वोट का सामना न करने की वजह से उद्धव ठाकरे की हुकूमत को बहाल करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान के हवाले से जो कल बड़ी खबर आई थी, इमरान खान की जो रिहाई हुई है, उसके बाद ये खबर भी इसमें शाया की गई है, जहां इमरान खान रिहा हो गए हैं और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। आगे बढ़ते हैं और आलमी सफ़े पर भी पाकिस्तान के हवाले से ही खबर है, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुए मुजाहरों में 9 अफराद हलाक हो गए हैं और यहाँ पर 290 ज़ख्मी हुए हैं और 1900 से ज़ायद लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। सूडान के हवाले से भी खबर है, जहां सूडान में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बहरान का शिकार है ये शहर। तो यहाँ पर भी 2 हफ्ते के दौरान जो है बेघर होने वालों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ है और लोग जो है इस शहर को छोड़कर भी जा रहे हैं और यहाँ पे जो तशद्दुद का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से हमने यहाँ खबर ली है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनातन महज एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमेशा नया और तब्दील होने वाला है।
तो ये बयान उन्होंने दिया था। इसकी खबर को इस अखबार ने सुर्खी बनाया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक रिपोर्ट, जहां कचरे के इंतजाम का मसला आज शहर से लेकर गांव तक परेशानी का बाइस बन चुका है। बिलखुसूस दही इलाकों में कचरे के इंतजाम के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से अब भी ज्यादातर कचरा नदियों और नालों में जा रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ रही है। लेकिन मनाली से मुल्हक़ात 6 पंचायतों ने हीलिंग हिमालय नामी एक NGO की मदद से इस मसले से निजात दिलाई है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया के मशहूर सयाहती शहर से मुल्हक़ात 6 रियासतों प्रीणी, जगतसुख, गोजरा, नग्गर और हरिपुर में कचरे का इंतजाम अब कोई मसला नहीं है। और ये मुमकिन हुआ है गैर सरकारी तंजीम हीलिंग हिमालय की कोशिश से। तंजीम के लोग रज़ाकाराना तौर पर मोहल्ला मोहल्ला जाकर गाड़ियों के जरिए घर घर कचरा उठाते हैं, फिर इसकी छटनी का काम किया जाता है, जिसके बाद PTF बनाकर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, वॉलंटियर बेस बहुत कम था, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। 2 साल लगे हमें अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में। 2 साल के बाद जब हमारे पास काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हो गए, उसके बाद हमें इशू आया कि कलेक्टेड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। 70% में सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसाइकलर्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट है जो वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में, वो ग्लास बॉटल्स हैं, उसके बाद पेट बॉटल्स हैं और उसके बाद MLP है। तो ये सब चीज़ों के रिसाइकलिंग के सेटअप्स हैं, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग यूनिट हो और वहीं पे जहाँ पे जितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकिल किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही और उसको रीयूज किया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हीलिंग हिमालय की इन कोशिशों से गांव वाले भी खुश हैं। उनका कहना है कि जब से तंजीम ने ये इकदाम शुरू किया है, गांव साफ सुथरा नजर आ रहा है। बहुत सुविधा हुई है क्योंकि यहाँ पंचायत की तरफ से था ही नहीं कुछ, है ना जी। तो चारों तरफ कूड़ा पड़ा होता था, कहीं फेंक नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे। तो अब इनके आने से ये बहुत सुविधा मिल गई है। यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी कि हम बिना सेग्रीगेशन देते थे, फिर उन्होंने हमारी क्लासेस लगाई कि भाई इनको ऐसे आप सेग्रीगेट करो, तो उसका काफ़ी फायदा हुआ है। कचरे को साफ करना आसान नहीं है, लेकिन सांगवान और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक तकरीबन 8 लाख किलोग्राम गैर बायोडिग्रेडेबल फुजले को हिमालय के दामन से साफ किया जा चुका है। मिशन अभी जारी है जब तक कि तस्वीर मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो जाती। मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।